गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 56 है। यूपीपीएससी के लिए है और वर्ष 2023 के लिए सीरीज चल रही है। हर दिन इसका लाभ उठाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 56 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सी जो है मछली नहीं है? बताइए, मत्स्य वर्ग का प्राणी कौन सा नहीं है इसमें? शार्क, रोहू, वेल, इलेक्ट्रिक रे। देखिए, शार्क इसमें मछली है, रोहू मछली है, इसमें इलेक्ट्रिक रे मछली है, लेकिन वेल नहीं है क्योंकि वेल एक मैमल है। ठीक है, यानी स्तनधारी है। तो वेल मछली नहीं है, वेल जो है एक स्तनधारी है, स्तनपायी है, मैमल है। क्योंकि वेल जो है गर्म खून वाली है, मतलब वार्म ब्लडेड है। और जो मछलियाँ होती हैं वो ठंडे खून वाली होती हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ये वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखिए, जो वेल होती है वो फेफड़ों से सांस लेती है और ब्लोफोल का इस्तेमाल करते हुए सांस बाहर छोड़ती है। और मछलियाँ क्या करती हैं? गिल्स का इस्तेमाल करती हैं। वेल हो गई, डॉल्फिन हो गई, सील हो गई, ठीक है, पोर्पोइज हो गई और वॉलरस, ये क्या है? सब समुद्री स्तनधारी प्रजातियां हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? अंडे, खट्टे फल, दाल या पिंड खजूर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस का फुल टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो टेस्ट हैं डेली यूट्यूब वाले, इनका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए, यहाँ आंसर है खट्टे फल। ठीक है। तो जो साइट्रस फल होते हैं, ऐसे फल होते हैं जिनमें बड़ी मात्रा में साइट्रिक अम्ल होता है, वे विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत है। और साइट्रस फल जो है नींबू, संतरे, अंगूर आदि में पाए जाते हैं। और फलों के रस में विटामिन ए, विटामिन सी और अन्य खनिज मौजूद होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लोहा, ठीक है, यानी आयरन आदि। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण बनता है? कौन सा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड कॉज वायो मैग्निफिकेशन? सल्फर डाइऑक्साइड, डीडीटी, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? इसका आंसर है डीडीटी। ठीक है, डीडीटी हो गया, या पारा होता तो वो भी होता। ठीक है, यानी मरकरी। तो देखिए, जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गैर अवक्रमणीय प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचय है, अर्थात विषाक्त पदार्थों की सांद्रता क्रमिक पोषी स्तर पर बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी जीव में जमा हुए जहरीले पदार्थ का चपाचय यानी मेटाबॉलिज्म या उत्सर्जन नहीं किया जा सकता। इसे केवल जो है अगले पोषी स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, जिसमें जो है विषाक्त पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है। यह जलीय खाद्य श्रृंखला में देखा जाता है। एक जलीय खाद्य श्रृंखला, ठीक है, खाद्य श्रृंखला को बोलते हैं फूड चेन, को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, जैसे कि पादप प्लवक सबसे पहले आ गए, यानी फाइटोप्लैंक्टन, इनको खाएंगे जू प्लैंक्टन। ठीक है, फिर आ गई छोटी मछली, इसको खाने वाली, छोटी मछली को खा लेगी बड़ी मछली, बड़ी मछली को खा लेगा बगुला। इस तरह से चलती है समुद्री फूड चेन। यानी फाइटोप्लैंक्टन खाद्य श्रृंखला में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर हैं ये। ठीक है, और जो जू प्लैंक्टन है वो इनको खाएंगे। जू प्लैंक्टन को खाएगी मछली, ठीक है, छोटी होगी तो छोटी खा लेगी, फिर छोटी मछली को बड़ी खा लेगी, बड़ी मछली को अंत में बगुला खा लेगा। इस तरह से फूड चेन चलती है। देखिए, पारा हो गया, डीडीटी हो गया, जैसे विषाक्त पदार्थों के लिए जैव आवर्धन एक प्रसिद्ध घटना है, जिन्हें जल निकायों में बहा दिया जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। विलुप्त प्राय प्रजातियों में किसका प्रतिशत सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज? ठीक है, विलुप्ति की कगार पर सबसे ज़्यादा इसमें है एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन कौन होते हैं? जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, यानी उभयचर। देखिए, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है,
या IUCN नियामक निकाय है जो जैव विविधता और जैव विविधता के नुकसान से संबंधित है। IUCN रेड लिस्ट जैव विविधता की स्थिति का आकलन यह दिखाने के लिए करती है कि किसी प्रजाति के विलुप्त होने की संभावना जो है वो कितनी है। जैव विविधता एक गतिशील पर्यावरणीय कारक है जो पर्यावरण और समय के साथ बदलती रहती है। IUCN के अनुसार लगभग 40,000 प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। ठीक है, विश्लेषण से पता चलता है कि विलुप्त होना याच्छादित नहीं है और जीवों के कुछ समूह दूसरों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं। विलुप्त होने का सामना कर रहे जानवरों की विविधता की बात करें तो जो उभयचर है, एम्फीबियन है, वो सबसे ज़्यादा है 40%, शार्क 37% है। ठीक है, कॉनिफर 34% है, प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ 33% है, स्तनधारी यानी मैमल 26% है और पक्षी वर्ग है सबसे कम 13%। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, यानी एसिड रेन बड़ी फेवरेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बहुत सवाल बनते हैं इससे। तो उत्तर वही है इसका, कैसे ही प्रश्न पूछ लिया जाए, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइडों का घुलना, ऑप्शन नंबर ए। तो वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वर्षा जल की अभिक्रिया से बनने वाले H+ आयनों की उपस्थिति के कारण सामान्य रूप से वर्षा का जल का जो pH है वो 5.6 होता है। ठीक है, सामान्य है। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का जो pH है 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है, अम्ल वर्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल में अम्ल जो है पृथ्वी की सतह पर निक्षेपित हो जाता है। देखिए, अम्ल प्रकृति के नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वातावरण में ठोस कणों के साथ हवा में बहकर और अंत में या तो भूमि पर शुष्क विक्षेपण के रूप में अथवा जल, कोहरे और बर्फ के नम विक्षेपण के रूप में जो है जमा हो जाते हैं। अम्ल वर्षा कृषि को, वृक्षों को और पादपों को हानि पहुंचाती है क्योंकि इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को साफ करके पृथक कर देती है एसिड रेन। और अम्ल वर्षा या एसिड रेन मनुष्यों और जानवरों में श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करती है। बहुत सवाल हमने बनाए हैं एसिड रेन पर, क्या क्या कर सकती है वो, ठीक है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उससे बचाव के उपाय, सब कुछ। नंबर 6 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू के अनुकूलन में सहायता करते हैं, बताइए। श्वेत लोम चर्म यानी वाइट स्किन, लंबे गोल तीखे पंजे यानी लॉन्ग राउंडेड शार्प क्लॉज, और जालपाद यानी फोर्ज्ड फीट। कौन से हैं जो उसको एडेप्टेशन में मदद करेंगे? बिल्कुल, सफ़ेद लोमचर्म यानी वाइट स्किन उसको मदद करेगी। ठीक है, और ये शत्रु से बचने के लिए भी, क्योंकि बर्फ़ भी होती है सफ़ेद और ये भी सफ़ेद। ठीक है, तो शत्रु से बचाव के लिए भी मदद करेगी ये। और लंबे गोल पंजे यानी लॉन्ग राउंडेड शार्प क्लॉज, ये भी है। फोर्ज फीट भी है, जलपात भी, सभी हो गए। अधिकतर इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में स्टेट पीसी से पूछे जाते हैं, तो तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, जंतु जो है जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं उनको जीने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। ठीक है, अत्यधिक ठंडी और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण जो है होने चाहिए। ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी पोलर रीजन में चरम जलवायु मौजूद है और वर्ष के अधिकांश समय के लिए यह क्षेत्र जो है बर्फ से ढके रहते हैं और अत्यधिक ठंडे होते हैं। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूरज डूबता नहीं है और ना ही 6 महीनों तक उगता है वहाँ पर। सर्दियों के दौरान तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है और वहाँ रहने वाले जंतु इन गंभीर परिस्थितियों के प्रति अनुकूल होते हैं। थोड़ा स्पष्टीकरण हम देखेंगे भालू को समझकर। देखिए, जो ध्रुवीय भालू होता है यानी पोलर बियर के ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के लिए कई अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। देखिए, ध्रुवीय भालू जो होते हैं, ध्रुवीय भालुओं के शरीर पर, सारे शरीर पर जो है सफ़ेद बाल होते हैं जिससे वे बर्फीले सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते और यह उन्हें शिकारियों से बचाता है। यह उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी मदद करता है। चरम शीत से बचने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। इनमें लंबे घुमावदार और नुकीले पंजे होते हैं जो इन्हें बर्फ़ में आसानी से चलने के लिए और साथ साथ तैरने में जो है सहायता करते हैं। ध्रुवीय भालू की जो सूंघने की शक्ति होती है
वो तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं, और तैराकी में मदद करने के लिए उनके पंजे थोड़े जालपाद होते हैं, यानी फोर्स्ड फीट होते हैं। ये सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए UPPCS का पेड ग्रुप 499 का है, और UPPSC RO का 399 का है, आप ज्वाइन कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सी अवस्थाएं जिनसे चक्रवात बन सकता है, यानी साइक्लोन के बनने के लिए कौन सी अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है, PCS स्टेट PCS के लिए पूछा था सवाल। देखिए यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा अगर खींच दें, 0 डिग्री है इक्वेटर लाइन, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो गया, तो जो साइक्लोन चक्रवात है वो इस गोलार्ध में भी आएगा और इस गोलार्ध में भी आएगा। इसके विपरीत होता है एंटी साइक्लोन, यानी प्रति चक्रवात, वो भी उत्तरी गोलार्ध में भी आता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है। इनके क्रम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा क्लॉकवाइज घूमता है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा था एग्जाम में। और चक्रवात बनने के लिए परिस्थितियाँ भी पूछी जाती हैं। तो चक्रवात में होता है निम्न दाब, उच्च दाब का क्षेत्र नहीं होता चक्रवात, तो जहाँ जहाँ उच्च दाब है उसको हटा दीजिए, यानी आंसर यहाँ A होगा या C होगा? C है इसका आंसर। निम्न दाब का निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पवनें परिक्रमा करती हैं, ठीक है, निम्न दाब का निकाय जिसके चारों ओर निम्न वेग की पवनें परिक्रमा करती हैं, ये गलत है, ये C वाला सही है। तो देखिए साइक्लोन जो है, साइक्लोन या चक्रवात एक बड़ा वायु द्रव्यमान है जो कम वायुमंडलीय दबाव के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है। इन तूफानों या चक्रवातों की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत अर्थात वामावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में होती है दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास चक्रवात तेजी से हवा का संचार होता है। हवा की गति, हवा की दिशा, तापमान और आर्द्रता जैसे कारक चक्रवातों के विकास में योगदान करते हैं। स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। देखिए चक्रवात या साइक्लोन को विभिन्न महाद्वीपों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे साइक्लोन है, टाइफून है, हरिकेन इसको कहा जाता है। इस प्रकार के तूफान को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए बड़ा पूछा गया एग्जाम में। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत व हिंद महासागर क्षेत्र में इसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे बिलीबिलीज के नाम से जाना जाता है। बहुत पूछा है, UPSC में भी पूछा है, स्टेट PCS में भी पूछा है, ठीक है, SSC रेलवे सब में पूछा है मैच करने के लिए कि बिलीबिली किस कहाँ कहा जाता है, ठीक है, टाइफून कहाँ कहा जाता है, हुरिकेन कहाँ कहा जाता है। देखिए चक्रवात घटनाओं की एक श्रृंखला है जो बहुत कम गति वाली प्रणाली के गठन के साथ समाप्त होती है, जिसमें बहुत तेज गति वाली हवाएं घूमती हैं। चक्रवात का जो केंद्र है एक शांत क्षेत्र है, इसे तूफान की आंख कहा जाता है। एक बड़ा चक्रवात 10 से 15 किलोमीटर ऊंचे वायुमंडल में एक हिंसक घूमता हुआ द्रव्यमान है। ये सब पढ़ लीजिएगा PDF से। अच्छा, ये प्रश्न चक्रवात से पूछा था UPSC सिविल सेवा में 2020 में। तो प्रश्न क्या था, ठीक है, ज्योग्राफी का सवाल है ये। प्रश्न है कि पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है जेड धाराएं केवल उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जैसा कि अभी बताया था, सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दो, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है ये, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे का दक्षिण गोलार्ध हो गया, तो जेड धाराएं केवल यहाँ चलती हैं, यहाँ नहीं चलती। पहला स्टेटमेंट यह है। केवल कुछ चक्रवातों में ही आँख विकसित होती है, कुछ चक्रवातों में यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो इनमें से एक में ही आंख विकसित होती है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है चक्रवात की आंख के भीतर का तापमान आसपास के तापमान की तुलना में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अब 10 से अधिक होगा तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, जाता तो वैसे 28 से 0 डिग्री के भी नीचे चला जाता है, इसने गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, और गलत है पहला वाला भी स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों गोलार्धों में जो है जेड धाराएं चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी, दक्षिण गोलार्ध में भी, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। दूसरा स्टेटमेंट सही है, केवल कुछ चक्रवातों में ही आंख विकसित होती है, यानी अगर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हम देखें तो केवल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ही आंख विकसित होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है।
देखिए यूपीएससी की बात कर लो या स्टेट पीसीएस की बात कर लो, 100 प्रश्न आते हैं। यूपीएससी में 100 प्रश्न आते हैं, यूपी पीसीएस में 150 प्रश्न आते हैं। इसमें लगभग 30 प्रश्न तक जीएस के होते हैं, करंट अफेयर्स के होते हैं। इसमें भी लगभग 25 तक, 26 तक, 27 तक या कभी कभी 22 तक करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं। यानी स्टैटिक जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर्स को जीरो भी छोड़ देना, अगर आपका स्टैटिक तगड़ा है तब भी आप क्वालिफाइड कर जाओगे। तो इनकरेक्ट है ये भी इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो आंसर क्या करेंगे इसका, हमको एक जहाँ है उसको हटाना, थर्ड जहाँ है उसको हटाना, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जेट स्ट्रीम एक भूस्थैतिक पवन है जो क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में पश्चिम से पूर्व की ओर 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से बहती है। जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने पर विकसित होती है। अतः सतह का जो तापमान है वो निर्धारित करता है कि जेट स्ट्रीम या धाराएं कहाँ बनेंगी। तापमान में जितना अधिक अंतर होता है जेट स्ट्रीम का वेग उतना ही तीव्र होता है। जेट धाराएं दोनों गोलार्धों में यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ठीक है, 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक फैली हुई हैं। इसलिए पहला वाला गलत है जो केवल कह रहा था कि उत्तरी गोलार्ध में बनती हैं जेट धाराएं। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट पर आ जाइए। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र को आंख के रूप में जाना जाता है, जहाँ केंद्र में हवा शांत होती है और वर्षा नहीं होती। हालांकि समशीतोष्ण चक्रवात में एक भी स्थान पर ऐसा नहीं है जहाँ हवाएं और बारिश नहीं होती। अतः शीतोष्ण चक्रवात में आंख नहीं पाई जाती। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है कि किसी खास चक्रवात में आंख पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में पाई जाती है। क्लियर हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट है, सबसे गर्म तापमान आंख या केंद्र में ही पाया जाता है, ना कि आई वॉल बादलों में जहां गुप्त तापमान उत्पन्न होता है। हवा केवल वहीं संतृप्त होती है जहां संवहन ऊर्ध्वाधर गति उड़ान स्तर से गुजरती है। आंख के भीतर तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक और ओस बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो वो 10 वाला स्टेटमेंट जो है ना कि आसपास 10 डिग्री तक, तो वो गलत हो गया यहाँ पर। ये गर्म में शुष्क स्थितियां अत्यंत तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आंख के लिए विशिष्ट हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सही उत्तर हो गया सी वाला विकल्प, यानी केवल 2 वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सवाल ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उष्णकटिबंधीय तूफानों या चक्रवातों के बनने में उत्तरदायी हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है ये, स्टेट पीसीएस के लिए भी, यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह, कोरिलेस बल की उपस्थिति, प्रबल उच्च दबाव क्षेत्र। हमने पहले स्टेटमेंट में आप देखा था, पहले प्रश्न में, अगर आपको याद हो, चक्रवात के लिए, ठीक है, वहाँ सीधा सीधा था और यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज है, वो फैक्ट था। देखिए निम्न दाब का क्षेत्र चाहिए चक्रवात बनने के लिए, उच्च दाब नहीं है, ठीक है। तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। क्या थर्ड को एलिमिनेट करके उत्तर मिल जाता, केवल 1 और 2, ठीक है, 2 एलिमिनेट हो जाता, मतलब 50% तक एलिमिनेट हो जाता। तो थर्ड वाले को हटा दीजिए। तो उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने और उनके तीव्र होने हेतु जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो निम्नलिखित हैं, याद रखिएगा इनको। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह, कोरियोलिस बल की उपस्थिति, ठीक है। और क्या चाहिए, ऊर्ध्वाधर या लंबवत गति, हवा की गति में छोटे बदलाव। और क्या चाहिए, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र, ठीक है, निम्न दबाव क्षेत्र, ना कि उच्च दबाव क्षेत्र या निम्नतर स्तर चक्रवात परिसंचरण। और समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन चाहिए, ठीक है। 2020 से 2021 में भारत आने वाले चक्रवात थे, कौन कौन से थे, तोकते था, यास था, निसर्ग था, अम्फान था, ठीक है। तो ऐसा है कि निम्नलिखित में से क्या है, तोकते, यास, निसर्ग, तो चक्रवातों के नाम है, अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछे भविष्य में तो। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीओडी के विषय में सही है। बीओडी यानी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बोलते हैं। तो आमतौर पर सीओडी से कम, यानी बीओडी जो है आमतौर पर सीओडी से कम होती है, पहला स्टेटमेंट करना चाह रहा है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग है, यानी हिंदी में इसका फुल फॉर्म बोल दिया है।
अपशिष्ट जल में मौजूद जैविक पदार्थ का एक माप है। सभी विकल्प सही हैं। देखिए बिल्कुल ये सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हिंदी में बोलते हैं इसको, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, COD से कम होती है BOD, और अपशिष्ट जल में मौजूद जैविक पदार्थ का एक माप है, ये भी सही है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। देखिए BOD यह जल में जैविक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली वियोजित ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, और जो COD है यह रासायनिक ऑक्सीजन की मांग को संदर्भित करता है, अर्थात जैव निम्नीकरणीय के साथ साथ गैर जैव निम्नीकरणीय जैविक पदार्थों को ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। यानी COD माइनस BOD इज इक्वल टू गैर जैव निम्नीकरणीय जैव पदार्थ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो पहला वाला सही है, क्योंकि आमतौर पर COD से कम होती है BOD, विकल्प ए सही है। देखिए COD या BOD के अनुपात को कुल जैव निम्नीकरण जैविकी की तुलना में जैव निम्नीकरण जैविकी के हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यानी जैविक प्लस गैर जैविक। यह अनुपात आमतौर पर 1 से कम होता है, अर्थात जिसका अर्थ क्या हुआ, जो BOD है वो COD से कम है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा वाला विकल्प भी सही है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग मतलब फुल फॉर्म है इसका। तो BOD का जो पूर्ण रूप है बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जैविक या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तीसरा वाला भी सही है, क्योंकि अवशिष्ट जल में मौजूद जैविक पदार्थों का माप है ये। देखिए कम BOD, अगर जल का BOD कम है तो अच्छी गुणवत्ता वाले जल का सूचक है वो, जबकि उच्च BOD प्रदूषित जल का सूचक है। इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसलिए BOD अपशिष्ट जल में मौजूद जैविक पदार्थों की एक मात्रा है। ठीक है, तो तीसरा वाला करेक्ट हो गया। तो सारे के सारे विकल्प सही हो गए, इसलिए डी है इसका आंसर। तो देखिए 10 प्रश्न थे, लगभग 20 से ऊपर का मिनट हो गया है। ठीक है, समय। तो 10 प्रश्नों को ऐड किया गया था क्योंकि बड़े स्टेटमेंट वाले हैं ये। इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी का जो PDF फॉर्मेट है, ठीक है, वो आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो, पेड ग्रुप में जुड़कर। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हैं प्रतिदिन। धन्यवाद।